नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सतीश काले जी, जो कि पुणे से हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुआ, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गोविंद जी, मैं सतीश काळे महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से हूँ। मेरा जन्म पुणे ज़िले में बिगवन नाम के एक छोटे गांव में हुआ और शालेय शिक्षा भी मैंने वहीं प्राप्त कर ली। उस दौरान मेरे कला शिक्षक थे बंशीधर सालवे, वो अब नहीं रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया इस कला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। हालांकि मेरे एक रिश्तेदार भी पहले इस क्षेत्र में आ चुके थे, तो मुझे उसकी अच्छी जानकारी थी। मैंने पुणे स्थित अभिनव कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया और आर्ट टीचर डिप्लोमा और जीडीआर डिप्लोमा प्रथम श्रेणी से हासिल कर लिया। उसके बाद मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन के लिए प्रवेश लिया। दोनों जगह मुझे काफ़ी कला के नए नए विचार सीखने को मिले और उसके बाद अभिनव कला महाविद्यालय में कला अध्यापन करने लगा। उसी दौरान औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में न्यू मीडिया आर्ट में प्रतिष्ठापन कला विषय में मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली और मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक था। कला साहित्य कलाकार के जीवन पर आधारित किताबें पढ़ना शुरू था। तभी एक मराठी लेखक व.पु. काळे, इनकी अनेक किताबें मैंने पढ़ ली थी। उनके एक विचार ने मेरे दिमाग में घर कर दिया था। वो विचार ऐसा था कि रोज के दिनक्रम के बजाय उसके आगे जाके कुछ नया करने की सोचो तो न खत्म होने वाली प्रश्नमाला शुरू हो जाती है। तो उनके विचारों और मेरे विचारों में तालमेल नज़र आ रहा था और उसी विचार से मेरी कला की खोज शुरू हो गई। उस दौरान मेरे महाविद्यालय के शिक्षक थे शेखर कानडे, बापू साहेब झांझे, जयप्रकाश जगताप, जो कि अच्छे पेंटर थे। झांझे अच्छे स्कल्प्टर भी थे। तो उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीख लिया और प्रख्यात चित्रकार प्रभाकर कोलते सर से मुलाकात हुई और काम के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही मेरा बदल गया था। जी सतीश जी, जैसे एकेडमिक दौर में सभी का काम फिगरेटिव होता है, तो आपका क्या इस क्षेत्र में फिगरेटिव में भी आपने काम किया है? वह अमूर्तन का चुनाव आपने किस परिस्थिति में किया? वह उसके पीछे की क्या घटनाएं हैं, क्या स्टोरी है, वो हम जानना चाहते हैं। जी हाँ गोविंद जी, एकेडमिक स्तर पर मैं भी फिगरेटिव काम करता था और उस काम के पीछे, चाहे एकेडमिक में फिगरेटिव हो या अमूर्त हो, उसमें काम का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। और मेरा दृष्टिकोण प्रायोगिक था। प्रायोगिक दृष्टिकोण होने से शुरुआती दौर में मैं बहुत सारे माध्यम से, जैसे कि जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक, चारकोल हो, क्रेयॉन्स हो या मिश्र माध्यम हो, इनके साथ प्रयोग करता था। बहुत चित्रकृतियाँ बनाता था। उसमें कई बार मूर्त और कई बार अमूर्त चित्र बनते थे। हर एक माध्यम की अपनी एक गहराई है, ऐसा मेरा मानना था। सभी माध्यम से खेलने का अनुभव रोमांचकारी हो रहा था। कई प्रकार के परिणाम भी सामने आते रहे और अनपेक्षित आनंद देते रहे। इन सारे अनुभवों को अपनी खुद की पुस्तक में लिखकर, डायरी में लिखकर रखने की आदत सी हो गई। रंग लगाने की विभिन्न तरीकों अपनाने से मेरी अलग से पद्धति बनने लगी थी और मेरे चित्र धीरे धीरे अमूर्तता की ओर बढ़ने लगे थे। इस दरमियान विषय को समझकर फॉर्म आते थे और आगे मैं विषय पर नहीं बल्कि दृश्य विचारों पर काम करता रहा। प्रायोगिक होने के कारण एप्लीकेशन और उसमें होने वाले बदलाव से नई प्रतिमाओं को खोज में लग गया था और उसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ बन गई और चित्र मेरी धीरे धीरे अमूर्तता की ओर बढ़ने लगे थे। जी सतीश जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही और हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जैसे कि आपके चित्र अमूर्त हैं, तो क्या उसके पीछे कोई विचार होते हैं, या जब आप काम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को अवगत कराइएगा। मेरे चित्र निर्माण प्रक्रिया में माध्यम, विचार और मैं स्वयं, ऐसा तीनों का संवाद होता है। विचार और माध्यम का आदान प्रदान के कारण इस प्रक्रिया में मैं निरंतर चित्र निर्माण करने में लगा रहता हूँ। प्रयोगशील होकर विषय वस्तु के अलावा विचार को अधिक महत्व देते हुए निरंतर नए निर्माण का अनुभव करते रहता हूँ। मन में चलने वाले आंतरिक विचारों का प्रभाव और माध्यम जैसे कि रंग, ब्रश आदि से संवाद होते हुए बहुत सारी चित्र प्रतिमाएं दृष्टिपटल पर आती है और अनेक आकार का निर्माण होता है। कुछ आकार लुप्त हो जाते हैं और कुछ आकार दृष्टिपटल पर स्थित हो जाते हैं। ऐसे स्थित आकारों में कई आकार संदर्भहीन लगते हैं और कई आकार वास्तविकता से जुड़े होते हैं। इन आकारों के साथ खेलते हुए जब समाधान प्राप्त होता है तो वही चित्रकृति पूरी होने की संभावना होती है और इसको ही मैं मेरी चित्र निर्माण प्रक्रिया मानता हूँ और व्यक्तिगत संतुष्टता को अधिक महत्व देता हूँ। चित्र निर्माण प्रक्रिया में माध्यम और विचार की क्षमताएं अमर्याद असीमित है तथा इनमें अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं जिनको दृष्टिपटल पर लाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। रंग माध्यम को अनेक स्तर पर लगाना, उसे मिटा देना और सारी रंग छटाएं तैयार होना, इस प्रकार से निकली हुई अनेक प्रतिमाएं आकस्मिक और अचंभित करने वाली होती है, उत्सुकता बढ़ाने वाली होती है। मेरी अवस्था मानसिक तथा बौद्धिक और वैचारिक तथा स्वाभाविक रूप से होती है, जिसके साथ माध्यम का संवाद होते रहता है और इस प्रक्रिया में माध्यम मुझे कुछ देना चाहता है। जैसे मैं उसी खोज में लगा रहता हूँ। मैं प्रायोगिक दृष्टिकोण रखकर माध्यम का एक एक परत उधेड़कर देखता हूँ। उसमें बहुत सारी संभावना बनी रहती है जो अंतहीन है और कभी विचार आगे आते हैं और कभी माध्यम, ये दोनों की जुगलबंदी में अनेक रचनाएं सामने उभर कर आती है और हर एक माध्यम का अलग सा अनुभव प्राप्त होता है। जैसे जल रंग, तैल रंग इत्यादि माध्यम, इन सब से अलग अलग सा संवाद होता है। इसी वजह से मेरी कलाकृति में विषय न होकर एक समग्र विचार और अनदेखी प्रतिमा की खोज का प्रयास होता है। इस प्रकार आने वाले आकार तथा दृष्टांत का मुख्य स्रोत मेरे बचपन से आज तक की घटनाओं का अनुभव का संकलन अनेक वर्षों से मेरे अंतर्मन में संग्रहित है। इसमें मेरी भौगोलिक, सामाजिक और मानसिक स्थितियाँ उत्तरदायी है। मेरा बचपन प्राकृतिक सानिध्य में बीत गया, उस कारण प्राकृतिक बदलाव नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बदलाव की प्रतिमाएं मेरे अंतर्मन में कई सालों से संग्रहित है, जो इस कला प्रवास में फिर से नए रूप से प्रतिबिंबित होते हुए दिखती है। विविध रंगों की छटाओं की खोज होती है, इसलिए रचना भी समृद्ध होती है। इस दौरान मुझे माध्यम को कुछ देना होता है और माध्यम से मुझे कुछ लेना होता है, जो मेरे विचारों से, अनुभव से नज़दीक होता है। मुझे लगता है ये संवाद न समाप्त होने वाला है, निरंतर चलने वाला है और चलता ही रहेगा। साथ ही नई चित्र प्रतिमाएं सामने आती रहेंगी और गोविंद जी, यही मेरी चित्र प्रक्रिया है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही सतीश जी आपने। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे हर एक कलाकार, किसी सीनियर कलाकारों का उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो योगदान होता ही है, और दूसरा उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था वह दूसरा, एक विचार का एक अलग ही रूप हुआ करता था, और आज के समय एक गूगल इंटरनेट वर्ल्ड है, तो उसमें दोनों का कितना योगदान है, वह नए स्टूडेंट्स को किस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उस विषय में भी आप उनको 2 शब्द से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, हर एक कलाकार के जीवन में सीनियर आर्टिस्ट का योगदान रहता ही है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई हमें अपनी खुद की पहचान बनाने में या खुद को समझने में अपने विचारों से प्रभावित करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
हर कोई किसी न किसी सीनियर आर्टिस्ट को अपने गुरु के तौर पर मानता ही है। जो इतिहास बन गया है वो भी सीनियर कलाकारों की वजह से ही बना हुआ है। तो हमें कला की पूरी जानकारी मिलने में मदद हो जाती है। और इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, कई जगह व्याख्यान देते हैं, अपने विचार नए विद्यार्थियों के सामने रखते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और सही दिशा देने का काम भी करते हैं। मैं भी खुद रविंद्रनाथ टैगोर, गायतोंडे, तैयब मेहता, प्रभाकर कोलते और अतुल दोडिया ऐसे कलाकारों के विचारों से प्रभावित होता हूँ और प्रभावित होकर अपने दृष्टिकोण को साध्य करने के लिए ऊर्जा भी मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कलाकारों का योगदान होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो अच्छी विचारधारा से चलते हैं, जैसे लेखक हो, कोई कवि हो, नाट्य रचनाकार हो या कोई क्लासिकल सिंगर हो। उनका जीवन प्रवास और उनके विचार प्रभावित करते ही है। और नए कलाकारों ने अपने काम के प्रति सजग रहना चाहिए, संवेदनशील और प्रामाणिक होना चाहिए और खुद की खोज में निकलना चाहिए। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। ये सारी बातें उन स्टूडेंट्स को भी काम आएंगी जो कि अभी अभी फील्ड में आए हैं, और आपने इतना समय निकाला इस बातचीत के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो ये प्रोग्राम किया है अपनी कहानी अपनी जुबानी, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इससे बहुत नए कलाकारों को बहुत सारी प्रेरणा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छी तरह से चले और सब लोगों को विनती भी करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद जी, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये बातचीत का जो रूपरेखा हो रही है या बातचीत के जो भाव हो रहे हैं वो कितने लोगों को कितनी तरह प्रभावित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।